नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कोरोना की महामारी का असर देश के हर एक व्यक्ति पर कम या ज़्यादा पड़ा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए व्यक्ति हैं वो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी चिंता की और उनके लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये कार्यक्रम उनके रोजगार को लेकर भी, जो खासतौर से प्रवासी मजदूरों के लिए है। कहीं ना कहीं गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई थी। 20 जून को इस अभियान की शुरुआत हुई थी और 6 राज्यों के 116 जिलों को कवर करने का एक पूरा अभियान चला था और लगभग आधा समय इस अभियान को शुरू हुए बीत चुका है। किस प्रकार का अभी तक का सफर रहा है, कैसा लाभ मिला है इन राज्यों में, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, बहुत स्वागत है। और आप महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आप संभाल रहे हैं, पंचायती राज मंत्रालय संभाल रहे हैं, इसके अलावा आप ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो यही कि इस पूरे अभियान को जो शुरू किया गया था, क्या एक बड़ा उद्देश्य के साथ चले थे, और अब जबकि लगभग आधा समय इस अभियान के लिए बीत गया है, क्या आपको अभी दिख रहा है ज़मीन पे, क्या फ़ायदा मिला है? कोविड-19 देश के लिए और दुनिया के लिए एक नई परिस्थिति थी और इस समय देश में एक तौर से बड़ा संकट खड़ा हुआ था। ऐसे में निश्चित रूप से संवेदनशील सरकार का दायित्व है कि वो अपने देश में रहने वाले गांव, गरीब और किसान की चिंता करें। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरंभ से ही इस दौर में अपनी हर योजना के केंद्र में गांव को भी रखा, गरीब को भी रखा, किसान को भी रखा। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को एक तौर से 8 महीने तक निःशुल्क खाद्यान्न की उपलब्धता हो, यह अपने आप में भारत सरकार का बड़ा कदम था। क्योंकि कोई भी सरकार सामान्य तौर पर इतना बड़ा निवेश एक साथ कर पाए, ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन मोदी जी ने इसे मुमकिन करके दिखाया और इसका परिणाम ये हुआ कि देश भर में कहीं भी खाद्यान्न का संकट खड़ा नहीं हुआ जी। गांव में रहने वाली हमारी गरीब बहनें, जिनकी संख्या लगभग 20 करोड़ से ऊपर है, जनधन अकाउंट उन्होंने खोला था। ऐसी 20 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपया 500 रुपये की किस्तों के रूप में उनके अकाउंट में डालने का काम किया, जिससे गांव में ये तरलता पहुंची। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 17,000 करोड़ रुपए की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों के अकाउंट में उपलब्ध कराई गई। हमारे दिव्यांग बंधु, वृद्धजन, विधवाएं बहनें, इन सब को लगभग 3,000 करोड़ रुपया पेंशन के रूप में उपलब्ध कराने का काम हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय लगभग इस वर्ष 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगा साल भर में, जिसमें 1,05,000 करोड़ रुपया हम लोग राज्यों को रिलीज कर चुके हैं। और बड़े पैमाने पर मनरेगा में भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है और बाकी ग्रामीण क्षेत्र के जो कामकाज हैं उनके माध्यम से भी आज रोज़गार की उपलब्धता हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सेकंड फेज़ का काम चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री जी ने थर्ड फेज़ भी शुरू किया। इस थर्ड फेज़ में 1,25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं और इस पर 80,250 करोड़ रुपए का व्यय आएगा और इसमें 26,000 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृतियां हम लोगों ने राज्यों को जारी कर दी हैं। इस बार मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का भी प्रावधान
प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके कारण निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी काम की उपलब्धता हुई है। ये सब काम चल ही रहा था, इसी बीच में एक विषय आया कि जो मज़दूर भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी आय में वृद्धि को लेकर कामकाज करने के लिए जाते हैं। कोरोना वायरस का संकट था तो घबराहट मन में होना स्वाभाविक थी। तो दूर दराज रहने वाले बहुत सारे मज़दूर भाई और बहन थे, वो अपने अपने घर लौटें। ये एक संकट का विषय था। मुझे प्रसन्नता है कि रेल मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर योजना बनाई और बहुत सारे मज़दूर, जिनकी तादाद लाखों में है, उनको अपने घर वापस भेजा गया। और जब वो घर वापस आए तो निश्चित रूप से एक अतिरिक्त रोजगार की आवश्यकता थी और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसको अनाउंस किया। यह अभियान 116 जिलों में 125 दिनों तक 25 कार्यक्रमों में 12 मंत्रालय के माध्यम से संचालित हो रहा है और इस पर जो खर्च होने वाली राशि है लगभग 50,000 करोड़ है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस अभियान के अंतर्गत काफ़ी अच्छा रिस्पांस राज्यों से भी आ रहा है। इसमें बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ऐसे 6 राज्य हैं और उन 6 राज्यों में द्रुत गति से काम चल रहा है और लोग इस अभियान के माध्यम से बड़ी मात्रा में रोजगार प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। सर, जब ये कोरोना की समस्या शुरुआत हुई, सबसे बड़ी चुनौती के तौर पे यही देखा गया और हमने सबने वो तस्वीरें देखी जब प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तो उनके लिए रोज़गार की चिंता बड़ा विषय था। लेकिन जिन 6 राज्यों का चयन हुआ, जिन 116 ज़िलों का चयन हुआ, उसका बड़ा आधार क्या रहा? क्यों इन जगहों का ही चयन किया गया और यहाँ पर ही इस योजना को लागू किया गया? हम लोगों ने, जब आप जानते हैं कि किसी भी योजना का अमल होता है तो उस योजना में पात्रता कौन रखेगा, इसके लिए मैकेनिज्म तय होता है और मानदंड तय किए जाते हैं। और इसलिए ऐसे राज्य, जिन राज्यों के ज़्यादा बड़ी संख्या में मज़दूर अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम पर जाते हैं, तो ऐसे मुख्य राज्य तय किए और उन जिलों को तय किया जिन जिलों में 25,000 या उससे अधिक मज़दूर बाहर से लौटे हैं। तो ऐसे 116 ज़िले आए जहां लौटने वाले मज़दूरों की संख्या 25,000 या उससे अधिक है, उनको इस श्रेणी में रखा गया। अगर अभी तक के टोटल लाभ के लिहाज से देखा जाए तो क्या बड़े तरीके से लोगों तक लाभ पहुंचा है? क्योंकि 12 मंत्रालय विभागों के माध्यम से भी आप लोग समन्वय करके राज्य सरकार के माध्यम से काम कर रहे हैं। किस तरीके से इसका फ़ायदा एक आम मज़दूर, जो प्रवासी मज़दूर है, उसकी जेब तक पहुंचा है? थोड़ा सा उसको भी अगर समझा सकें आप तो। ये देखिए, जब गरीब रोजगार अभियान की शुरुआत हुई तो निश्चित रूप से इसमें अनेक मंत्रालय थे। तो अनेक मंत्रालयों को समन्वय करने का काम ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है और सभी जो मंत्रालयों के ऑनगोइंग कार्यक्रम थे उनको गति देना, मतलब इस परिस्थिति में अनिवार्य रूप से वो काम को प्रारंभ करें और काम को प्रारंभ करना है तो उसमें पैसा भी रिलीज करें, क्योंकि पैसा नीचे होगा तभी कामकाज ठीक से चलेगा। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 62 दिन पूरा हुए हैं और 62 दिन में 17,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है और ये 17,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं हमारे कुशल और अकुशल मज़दूरों की जेब में गया है और उससे उनको लाभ मिला है। सभी विभाग अपनी अपनी दृष्टि से जो उनके कार्यक्रम है, NHI है तो उनका सड़क का काम है, रेलवे है तो उनका रेल पथ का काम है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय है, ये सभी जो मंत्रालय हैं इन सब के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो कार्यक्रम में पैसा भेजना
और उन कार्यक्रमों को गति प्रदान करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के अवसर मिल सकें और इसका बड़ा फ़ायदा ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय मजदूर हैं उनको भी और जो कोविड संकट के दौरान घर लौटे उनको भी हुआ है। बिल्कुल, आप जो बात सर कह रहे हैं ज़मीन पे किस प्रकार से इसका असर पड़ा है, हम कुछ राज्यों से मज़दूरों के जिनको लाभ हुआ, लाभार्थी, उनका भी हम बात सुन लेते हैं। और हम रुक करते हैं बिहार से, और वहाँ के वेस्ट चंपारण ज़िले के जो लाभार्थी मजदूर हैं उनका क्या कुछ कहना है इस योजना से लाभ को लेकर, आइए वो सुनते हैं। उसके बाद मंत्री जी से इस बातचीत को जारी रखेंगे। कोरोना महामारी के वजह से जब लॉकडाउन लग गया तो हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई। हमारे पास पैसे नहीं थे, कारखाना डालने के लिए जगह नहीं थी, बैंक से पैसा मिला, हमने अपना रोज़गार भी चालू कर दिए हैं। हमारे साथ 10 लोगों का रोज़गार जुड़ गया है और हमें बहुत खुशी है कि गरीब कल्याण योजना के तहत हमें ये काम मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भारत सरकार का और जिला प्रशासन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस काम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सर ने सभी प्रवासी मजदूरों को मीटिंग में बुलाए और वहाँ हमें मीटिंग में बैंकर भी सभी आए थे और चनपटिया में भी हमें उद्योग लगाने के लिए ज़मीन भी मुहैया कराए हैं। गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर योजना हम लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। हम कश्मीर में जो फेवर ब्लॉक का काम करते थे, अब हम लॉकडाउन के चलते वहाँ से चले आए घर पे अपना, और हम सूरज जी के साथ में काम करते थे और वहाँ से आए तो यहाँ पे अपना काम शुरू किए हैं। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं, 400-500, और यहाँ पे अपना घर भी देख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग को काम भी करने को मिलता है और काम सीखते भी हैं। यहाँ पे गमला और टेबल, बेंच, कुर्सी और फेवर ब्लॉक सब बनाते हैं। हमें अपने घर पे अपने गांव में रहेंगे और अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। सरकार द्वारा जो आत्मनिर्भर गरीब कल्याण योजना जो बनाया गया है, रोजगार योजना, तो उसके तहत हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है और सरकार को बहुत ज़्यादा हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो आगे आई और हम लोग के लिए कुछ कर रही है। मेरा हस्बैंड चल गए बाहर, किस गांव का मजदूर लोग के साथ काम के खोज में। पहले तो लॉकडाउन नहीं लगा था तो कुछ पैसा वैसा भेज रहे थे वहाँ से, तो हम लोग का उसी में पालन पोषण हो रहा था। लॉकडाउन लग जाने के कारण हम लोग का वहाँ से पैसा नहीं आ रहा था, तो इसीलिए हम लोग का बहुत दिक्कत हो गया था। 10 बकरी हम लोग खरीदे, हम लोग का बकरी शेड का आयोजित हुआ था, हम लोग वहीं बकरी शेड बनवाए। इस समय अगर हमारे बकरी नहीं होता तो हमारे बच्चे लोग का पढ़ाई भी छूट जाता, एडमिशन भी छूट जाता। उसी में से बेचे हैं 2 बकरियाँ, तो 8000 में हम अपना बच्चे लोग के एडमिशन भी कराए हैं और अपना खर्चा वर्चा भी चला रहे हैं। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ है। मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया हूँ और पढ़ाई करके कोई काम नहीं किए थे तो दिल्ली शहर में काम कर रहे थे। घर आए, उसके बाद बैठे थे घर में तो कोई काम धंधा नहीं मिला, तो यहीं पर बगले में डेली आते हैं, डेली काम करते हैं। मैं काम के लिए बहुत दुखी थे। मेरा बीवी बच्चे सब भूखा रह रहा था, हमको कोई उपाय नहीं था, तो ऐसा सरकार के आदमी ने हमने काम दिया है। हम लोग काम कर रहे हैं, खुश हैं, सब बीवी बच्चे सब खुश रह रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से बिहार जैसे राज्य में भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला। सर, हमने देखा कि बिहार और यूपी जैसे जो राज्य थे जहां सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस लौटे थे, ये कुशल अकुशल या तमाम अन्य श्रेणियों में जो लोग पहुंचे हैं, इनके पहुंचने से और इनको काम देने से कई प्रकार की परिसंपत्तियों का भी निर्माण हुआ। ये अपने आप में किस प्रकार का, खासतौर से ग्रामीण बिहार की बात की जाए, ग्रामीण उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहाँ पर इसका फ़ायदा मिला है परिसंपत्तियों के निर्माण के लिहाज से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से केंद्र में काम संभाला है तब से लगातार उनका 2-3 चीज़ों पर बल रहा है। एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए, पैसे का सदुपयोग होना चाहिए और जन उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण होना चाहिए।
जैसे एक समय था जब मनरेगा और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय हो गए थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में मनरेगा में भी और अन्य चीज़ों में भी सुधार करने की कोशिश की गई। आज मनरेगा के अंतर्गत हम 99% लोगों को उनके अकाउंट में पेमेंट करते हैं। मनरेगा के अंतर्गत जो संरचनाएं बनती हैं उनका जियो टैग करते हैं। तो अमानत में खयानत जो होती थी वो एक तौर से बंद होने के कगार पर आ गई है। और इसी प्रकार से चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे गांव में जल संरचना का निर्माण हो, वृक्षारोपण की श्रृंखला का निर्माण हो, कैटल सेट का निर्माण हो, बारहवीं कंपोस्ट सेट का निर्माण हो, ऐसे तमाम सारे ग्रामीण जनजीवन में जो काम हैं वो निश्चित रूप से इस अभियान के अंतर्गत और द्रुत गति से बन रहे हैं। जी सर, आपसे ये बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज़मीन पे जब इस पूरे अभियान को उतारा गया है तो जो लाभार्थी हैं उनकी आखिर किस प्रकार की उनको लाभ मिला है, क्या उसके फ़ायदे हैं, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। विवाह के साथ परिवार नियोजन की जिम्मेदारी में भी बन रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से। सर, हम बात कर रहे थे किस प्रकार से परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। हमने बिहार के लोगों का लाभार्थी हैं उनका भी जिक्र किया। हम एक बार उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर वापस पहुंचे तो वहाँ की राज्य सरकार ने उनका पूरा डेटा कलेक्शन करके उनकी जो कुशलता है, उनका जो श्रेणी है, किस में वो काम कर सकते हैं, सारा डेटा तैयार किया। आपको लगता है कि ये भी जिस बात का जिक्र लगातार किया जाता है कि आपदा में अवसर को लेकर किस प्रकार से जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका बेटर एक तरीके से मैनेजमेंट हो सके, उस लिहाज से खरा उतरा और उस योजना का लाभ भी उसमें कहीं ना कहीं जुड़ गया? निश्चित रूप से सच है कि एक तो उत्तर प्रदेश हमारे देश का बड़ा राज्य है, आबादी बढ़ी है, इसलिए प्रवासी मजदूरों की संख्या भी बढ़ी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा और प्रशंसनीय प्रबंधन इस दिशा में किया है और मैं इसके लिए उनके मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उन्होंने पूरी मेन पावर को चिन्हित किया और उसको कुशल और अकुशल में वर्गीकृत भी किया और जगह जगह केंद्र सरकार की योजना के अनुसार जो काम चल रहे थे वो तो काम हैं ही, लेकिन राज्य सरकार के भी कौन कौन से काम खोले जा सकते हैं उन सब को उन्होंने खोलने का प्रयास किया और मैपिंग करके जो योग्य व्यक्ति था जिसको जहाँ काम में लगाना चाहिए था वहाँ उन्होंने रोजगार के लिए लगाया। उसका लाभ उत्तर प्रदेश के श्रमिक भाइयों को, बहनों को बहुत अच्छे से मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से रोजगार की इस योजना को प्रबंधित किया है, इससे बाकी राज्यों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जी, कुछ लाभार्थियों को भी हम सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश का हरदोई ज़िला है, वहाँ पर किस प्रकार से लोगों को काम मिला है, प्रवासी मजदूरों को, और क्या कुछ फ़ायदा हुआ। आइए उनकी खुद की उनकी ज़ुबानी सुनते हैं और आके देखते हैं कि वो किस प्रकार से इस बात को सामने रख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं भूड़पुरवा में रहता हूँ। बाहर कार्य कर रहा था, वहाँ लॉकडाउन के चक्कर में सारा कार्य जो था वो ठप हो गया, इसलिए मैं वहाँ से पलायन करके यहाँ पर भूड़पुर अपने गांव में आ गया हूँ, जिसके तहत यहाँ पर कोई रोजी रोटी का साधन नहीं था। मनरेगा के तहत मुझको कुछ कार्य मिला जिसके अंतर्गत हम और हमारे बीवी बच्चे सभी खुश हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
दिल्ली में काम करता था। लॉकडाउन लग गया सर, तब मैं अपने गांव आ गया। यहाँ तकलीफ होती थी। प्रधानमंत्री जी ने नरेगा के तहत काम दिया हमको। प्रधानमंत्री जी का लाख लाख धन्यवाद। नाम उदय प्रताप है। हम यहाँ जलालपुर में रहते हैं और हमको काम मिला है और जो है हमको राशन मिलता है। मोदी जी का धन्यवाद है। प्रधानमंत्री ने हम लोगों को काम दिया है। हमारे गांव का रोड का निर्माण हो रहा है और हम लोग इसी पे रोक करते हैं। राशन भी फ्री मिलता है हम लोगों को और हम लोग इसी पे बहुत काम करते हैं। प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ के कि हम लोगों को काम मिलता है मनरेगा की तरफ से। रोड अच्छी बन गई है, राशन भी फ्री मिलता है कोटे की तरफ से। यह ग्राम पंचायत बन रहा है तिलैया खुर्द में, काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के धन्यवाद दे रहे हैं और मुझको राशन भी फ्री मिलता है। तिलैया खुर्द में जो काम हो रहा है, पंचायत घर बन रहा है, हमको मजदूरी बढ़िया मिल रही है, राशन भी मिल रहा है। ग्राम तिलैया खुर्द में पंचायत भवन बन रहा है, राशन भी फ्री मिल रहा है और मजदूरी भी कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं लॉकडाउन के पहले बाहर था। जब मैं हरदोई आया तो मेरे पास कोई काम नहीं था। जब गांव में आया काम नहीं था तो मैं जो वृक्ष है पेड़ लगे हुए हैं इनसे मेरे मजदूरी मिलती है, मेरा काम चल रहा है परिवार का। लॉकडाउन से पहले बाहर काम कर रहा था और लॉकडाउन में जब मैं हरदोई आया तब मैं बेरोज़गार था और यहाँ पर गांव में मुझे काम मिला, जिससे मुझे मनरेगा की मजदूरी मिली, जिससे मेरे पेट का पालन पोषण हो रहा है। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं लॉकडाउन से पहले बाहर काम कर रहा था और लॉकडाउन में जब मैं हरदोई आया तब मैं बेरोजगार था। यहाँ पर गांव में मुझे वृक्षारोपण का काम मिला, जिससे मुझे मजदूरी मिली, जिससे मेरे पेट का पालन पोषण हो रहा है। मैं नोएडा से आया था और यहाँ कहीं काम नहीं मिल रहा था तो मोदी जी ने यहाँ काम दिलवाया और हमें राशन भी फ्री मिल रहा है, इसलिए हम लोग सब यहाँ लगे हुए हैं, इसलिए और मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब लॉकडाउन से पहले बाहर काम कर रहा था और लॉकडाउन में जब मैं हरदोई आया तब मैं बेरोजगार था और यहाँ पर गांव में काम मिला, जिससे मेरे पेट का पालन पोषण हो रहा है। लॉकडाउन के पहले मैं बाहर काम कर रहा था और मैं लॉकडाउन के दौरान हरदोई आया, तब मैं बेरोजगार था। गांव पर आने के बाद मुझे वृक्षारोपण का काम करने का अवसर मिला, जिससे मेरा पालन पोषण हो रहा है। काम बाहर कर रहा था इस समय लॉकडाउन में बाहर काम नहीं मिल रहा था, तो मैं ग्राम कुड़वा में रहता हूँ और इस समय मुझे काम मिल गया है, सुरक्षित हूँ इस समय और मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सर्वेश चंद्र है और मैं बाहर काम करता था और यहाँ मुझे काम मिल गया और मैं ग्राम सभा कुड़वा में रहता हूँ और सर हमारे बच्चे आराम से पल रहे हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का ये हरदोई ज़िले के लोग थे जिन्होंने अपनी बात को सामने रखा कि इस प्रकार की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ उनको सीधे तौर पर मिला। सर, यूपी और बिहार के लिहाज से अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी संख्या में इन्हीं दो राज्यों में बड़ा एक तरीके से रिवर्स पलायन भी कह सकते हैं जो भी रहा। आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण ने भी बहुत कई प्रकार की हमको सीख दी है कि हम भविष्य में किस प्रकार की नीतियों के आधार पर चलें, उस दिशा में इस पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ हमने सीखा है और किस तरीके से हम भविष्य में अन्य योजनाओं में इस पूरी सीख का लाभ ले सकते हैं? देखिए, आपदा में अवसर देखना यह निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की पहचान है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर काफ़ी बल भी दिया है। आपने अनुभव किया होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने दो बातें कही, एक आत्मनिर्भर भारत और दूसरा लोकल के लिए वोकल। इस दौर में पूरे देश में आवाजाही बंद थी, कोई भी उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना संभव नहीं था। खाद्यान्न की व्यवस्था तो सरकार ने पहुंचाने की चिंता की तो वो पहुंच गई, लेकिन खाद्यान्न के अतिरिक्त लॉकडाउन के पीरियड में
जो कुछ काम आया वो लोकली था। तो इससे ये आशय निकलता है कि हमारे लोकल उत्पाद में, लोकल व्यवस्थाओं में, लोकल परंपराओं में इतना दम है कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी आपदा का मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए अब आने वाले कल में हमको इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि जो हमारी देशज पद्धतियां हैं उन पर हमें बल देना चाहिए, हमारी देशज परंपराएं हैं उन पर हमें बल देना चाहिए, हमारा जो स्थानीय उत्पाद है उस पर गर्व करना चाहिए, स्थानीय उत्पाद और बढ़े और उसकी ग्राह्यता बढ़े और उत्पाद से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिले। इस मामले में सरकार ने भी चिंतन करने की ज़रूरत है और समाज ने भी चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक गांव आत्मनिर्भर होगा तभी देश आत्मनिर्भर होगा। तो हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वाभाविक रूप से एक गांव के बारे में हमें कल्पना करना पड़ेगी। गांव में सड़क भी होना चाहिए, तो गांव में आजीविका के साधन भी होना चाहिए, तो गांव में गंदगी को दूर करने का भी काम होना चाहिए, गांव में सीवेज भी होना चाहिए, गांव में पीने का स्वच्छ पानी भी होना चाहिए, गांव में रोजगार की स्थिति भी होना चाहिए, गांव की कृषि भी अच्छी होना चाहिए, गांव में अगर आवश्यकता है तो फसल के डाइवर्सिफिकेशन पर भी किसान को चिंता करना चाहिए, गांव में भी किसान की लागत कम हो इस दृष्टि से विचार होना चाहिए, और गांव की खेती और गांव की फसल है वो फ़ायदे का सौदा बने इस दिशा में विचार होना चाहिए। तो गांव के लोगों को अगर गांव में ही रोजगार की उपलब्धता हो जाएगी और इस प्रकार की पूरकता स्वाभाविक रूप से पहले थी, आज भी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से आज मनुष्य को ऐसा लगता है कि वो अपने घर से बाहर जाएगा तो उसको अपना श्रम का अधिक मूल्य मिलेगा, इसलिए ये पलायन होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज देश में कहीं भी भूख से पलायन नहीं है, लेकिन अपनी आय को बढ़ाने के लिए अगर पलायन होता है तो ऐसा पलायन तो स्वागत योग्य है। कोविड संकट के दौरान ऐसे हमारे भाई और बहन बहुत सारे लोगों को काम छोड़कर आना पड़ा, तो निश्चित रूप से उनकी तकलीफ़ को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जल्दी परिस्थिति से हम निजात पाएं और सब लोग अपने अपने स्थान पर काम करके और अपने को ठीक प्रकार से खड़ा कर सकें और देश के निर्माण में अपना योगदान कर सकें। बिल्कुल, और देश के निर्माण में किस प्रकार से हर एक व्यक्ति का योगदान हो सकता है और सरकार की क्या योजना होगी, इस पर आपसे विस्तार से हमारी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन आज के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर सिंह जी से हमारी जो बातचीत है वो लगातार जारी रहेगी और कल भी हम इस विषय पर बात करेंगे कि आखिर वोकल फॉर लोकल की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो या प्रवासी मजदूरों को उनको रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो, किस प्रकार से ज़मीन की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार, केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। फिलहाल आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार। पक्की हो